नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके एसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी स्टडी चैप्टर नंबर 3, द गवर्नमेंट एंड इट्स फॉर्म्स। आज हम बच्चे क्या पढ़ेंगे? भारत की माफी चाहूंगा, सरकार और क्या क्या इसका फॉर्म होगा उसके बारे में स्टडी करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट, जिसे सरकार कहा जाता है, इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन एंड पार्ट ऑफ द स्टेट। एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है किसी भी राज्य का, किसी भी देश का। द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। और जो फॉर्म है वो देश देश का निर्भर करता है कि किसी देश में कौन सा पर्टिकुलर फॉर्म होना चाहिए सरकार का। Most of the countries of the world today have adopted democratic form of government। यानी कि आज कल का जो समय है इसमें डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट का अपनाया गया है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल के कंसेप्ट को अपनाया जाता है। चलिए, नीड फॉर गवर्नमेंट, सरकार की जरूरत क्यों है? इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अभाव में, द कंट्री और द स्टेट वुड बी लाइक ए डिसऑर्गेनाइज्ड मास विदाउट द मींस ऑफ कलेक्टिव एक्शन। यानी कि एक क्या होगा, एक डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट के रूप में कोई भी कंट्री बन जाएगी। एवरी कंट्री नीड्स ए गवर्नमेंट टू टेक डिसीजंस अबाउट मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर, कंट्रोलिंग ट्रैफिक एंड प्रोटेक्टिंग दैट कंट्री फॉर फॉरेन इन्वेजन्स। यानी कि किसी भी देश में बहुत अच्छे तरीके से निर्णय लेने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करने के लिए, और प्रोटेक्टिंग द कंट्री, और अपने देश को बाहरी देश के आक्रमण से बचाने के लिए क्या किया जाता है, किसी भी देश को के में गवर्नमेंट बनाई जाती है। आगे देखते हैं, मॉडर्न गवर्नमेंट इज क्विट डिफरेंट फ्रॉम द एंशियंट एंड मॉडिवल टाइम गवर्नमेंट्स। यानी कि जो मॉडर्न गवर्नमेंट है वो प्रेजेंट में क्या है बच्चों आपका, वो मेडिवल टाइम और एंशियंट टाइम से डिफरेंट है। द गवर्नमेंट हैड लिमिटेड फंक्शंस इन द एंशियंट एंड मेडिवल टाइम्स, बट द मॉडर्न गवर्नमेंट हैज मेनी फंक्शंस टू परफॉर्म एंड वर्क अपॉन। जो प्राचीन काल और मध्य काल में गवर्नमेंट के फंक्शंस थे वो बहुत लिमिटेड थे साथियों, लेकिन आज जो फंक्शंस हैं वो गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा हैं। चलिए, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट टेक्स actions on many social issue like opening of school and college, building of roads and bridges, digging of canals, setting of different industries। यानी कि आज जो गवर्नमेंट का काम है वो डिफरेंट डिफरेंट सोशल इश्यूज, जैसे आपका स्कूल कॉलेज ओपन करना, बिल्डिंग बनाना, सड़कें बनाना, ब्रिज बनाना, नहरें बनाना, डिफरेंट इंडस्ट्री लगाना, हॉस्पिटल्स खोलना, या जो भी काम सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए हैं, वो सभी काम क्या है, गवर्नमेंट के मॉडर्न वे में वर्क हैं। चलिए आगे देखते हैं, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के फॉर्म्स क्या क्या हैं? देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट prevalent in the world, but democracy and dictatorship are the two most common forms. Let's read about them in detail। आज हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या लोकतांत्रिक सरकार। क्या होती है लोकतांत्रिक सरकार? जनता का और जनता के लिए जनता के द्वारा चुना हुआ शासन ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इट इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। यह लोगों की एक सरकार है। बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, एंड फॉर द पीपल। द पीपल चेंज इट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। यानी कि पीपल क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को चेंज कर सकते हैं। इट इज द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू फुलफिल ऑल इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स द सिटीजन्स। यानी कि जो भी सिटीजन्स की जिम्मेदारियां हैं उनको गवर्नमेंट क्या करे, पूरा करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप क्या है इसे हम समझते हैं। डिक्टेटरशिप, गवर्नमेंट इन डिक्टेटरशिप इज टोटली अपोजिट टू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के मुकाबले टोटली अपोजिट होती है। इन ए डिक्टेटरशिप पीपल हैव नो राइट्स और पावर्स। आम जनता के पास कोई भी राइट्स या कोई भी शक्तियां नहीं होती। ऑल द पावर रिमेन्स इन टू द
हैंड्स ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल, यानी कि जो सारी शक्तियां होंगी वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के हाथ में होंगे। द राइट टू चूज और इलेक्ट देयर गवर्नमेंट और चेंज इट अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर एंड नीड, यानी कि वो अपनी डिजायर, अच्छाओं और जरूरतों के हिसाब से सरकार को नहीं बदल सकते डिक्टेटरशिप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी एंड ऑथोरिटेरियन, यानी कि लोकतंत्र और अथॉरिटी क्या क्या है। द वर्ड डेमोक्रेसी इज डेराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक टर्म्स डेमोस प्लस एंड क्रेटिया, यानी कि डेमोस और क्रेटिया से मिलकर बनाया हुआ है, जिसका मतलब है अथॉरिटी ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार। द वर्ड अथॉरिटेरियन refers to the minimum of popular will, यानी कि an authoritarian government puts restrictions and keeps a check on the activities of the individuals and groups, यानी कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है किसी भी इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स की एक्टिविटीज पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। की एलिमेंट्स, क्या क्या महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं डेमोक्रेसी के, इन्हें हम समझते हैं। सबसे पहले लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। साथ ही साथ इक्वलिटी, समानता। कंसर्न फॉर जस्टिस, यानी कि न्याय के लिए खड़ा होना। पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट का बंटवारा। और नीड टू रिजोल्व कन्फ्लिक्ट, यानी कि कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना, विरोधाभासों को दूर करना। आगे बढ़ते हैं। लिबर्टी क्या क्या है, इनको हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं इक्वलिटी के लिए एक पिक लगाई हुई है यहाँ पर। लिबर्टी इज आल्सो एन इसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए लिबर्टी बहुत जरूरी है, स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार में everyone is free to express his her views to from association and to have faith in any religion of his her choice, यानी कि आधुनिक गवर्नमेंट के दौर में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार रखने की आज़ादी है और किसी भी प्रकार से क्या है बच्चों, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की आज़ादी है, किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वलिटी, इक्वलिटी इज वन ऑफ द मेजर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि एक बहुत बड़ा स्तंभ है क्या, इक्वलिटी। इन इक्वलिटी एवरीबडी गेट्स इक्वल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज हर एबिलिटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर एंड रेस, यानी कि बिना किसी भेदभाव के क्या करना साथियों, समाज में एक समानता का डायरेक्शंस देना ही क्या है, इक्वलिटी है। कंसर्न फॉर जस्टिस, न्याय के लिए कंसर्न करना। जस्टिस इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट of a democratic government as well. The administration runs according to fixed laws in which all should be treated equal and given justice, यानी कि जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को क्या किया जाना चाहिए, इक्वल, बराबर न्याय सभी को मिलना चाहिए। पार्टिसिपेशन देखते हैं, एक इंटीग्रल एलिमेंट है वर्किंग ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एवरी एडल्ट सिटीजन, यानी कि जो इसकी उम्र भी 18 से ऊपर है, हैज द राइट टू कास्ट हिज हर वोट ड्यूरिंग द इलेक्शंस, यानी कि चुनावों में सभी को वोट डालने का अधिकार है। ही और शी कैन आल्सो स्टैंड ए कैंडिडेट फॉर एनी पोस्ट, और ऐसा व्यक्ति किसी भी पोस्ट के लिए चुनाव में भाग ले सकता है। बिसाइड्स वोटिंग देयर आर सम अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन देयर प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट आल्सो, यानी कि गवर्नमेंट के सभी अन्य कामों में भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। People can present themselves as candidates to the electorate. They can also participate in election campaigns, यानी कि वो election campaigns में भी भाग ले सकते हैं। आगे देखते हैं। Need to resolve conflicts, conflicts को दूर करने के लिए क्या जरूरत है। इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक सरकार में द गवर्नमेंट हैज ए जुडिशरी, एक गवर्नमेंट के पास न्यायपालिका होती है जिसे हम जुडिशरी बोलते हैं, विच रिजोल्व्स एवरी कन्फ्लिक्ट एंड द डिफरेंसेस अकॉर्डिंग टू द लॉज। वेरियस कन्फ्लिक्ट्स अकर व्हेन पीपल टू डिफरेंट कल्चर, अगर किसी भी समाज में बच्चों लोग डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, संस्कृति के, भाषा के, धर्म के होंगे तो डिस्क्रिमिनेट बढ़ेंगे। देयरफॉर द स्टेट and the government always try to resolve these conflicts to maintain peace and other in the society, यानी कि गवर्नमेंट का काम है कि सोसाइटी में शांति व्यवस्था बना करके
रखे। चलिए आगे देखते हैं ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तीन ऑर्गन्स हैं, द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी। उन्हें हम समझते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम लेजिस्लेटिव एंड इट्स फंक्शंस क्या क्या हैं। लेजिस्लेटिव के फंक्शंस, द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट मेक्स लॉज इन इज नोन एज द लेजिस्लेटर, यानी कि इसको जो कानून बनाने वाली संस्था है उसे हम लेजिस्लेचर या विधायिका के नाम से भी प्यारे बच्चों जानते हैं। इट मेक्स न्यू लॉज, ये नए कानून बनाती है। एंड अमेंड्स द ओल्ड लॉज, यानी कि पुराने कानूनों में बदलाव करती है। इट परफॉर्म्स टू द फॉलोइंग फंक्शंस, सबसे पहले इट कीप्स ए चेक एंड कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव, यानी कि ये एग्जीक्यूटिव्स पर नियंत्रण रखती है। इट हैज फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट फाइनेंस, गवर्नमेंट के फाइनेंस पर इसका पूरा नियंत्रण है। द पार्लियामेंट कैन रिजेक्ट और पासिस एनी प्रपोज्ड टैक्स, यानी कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, किसी भी टैक्स को प्रपोज कर सकती है। इट कैन आल्सो पास नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ क्या कर सकती है, अविश्वास प्रस्ताव लागू कर सकती है। द लेजिस्लेटिव कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट, यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रपति को भी लेजिस्लेशन हटा सकती है। चलिए कुछ समझते हैं। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था जिसने इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी टू द मॉडर्न डेमोक्रेसी को कंसेप्ट को दिया था। सबसे पहले जो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आया बच्चों वो 1789 में 1789 में फ्रांस की क्रांति से रिवॉल्यूट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एग्जीक्यूटिव एंड इट्स फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस हैं इन इंडिया। द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट हैं वो सुप्रीम कमांडर है किसके, आर्म्ड फोर्सेस के, आर्मी के चीफ हैं। वार्स एंड साइनिंग ऑफ ट्रीटीज आर डिक्लेयर्ड बाय हिम, यानी कि जितने भी युद्ध होंगे और संधियां होंगी वो राष्ट्रपति के नाम से होंगी। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर द डिफेंस ऑफ द कंट्री अगेंस्ट फॉरेन इन्वेंशंस, यानी कि बाहरी आक्रमण से राष्ट्रपति का काम है कि बचाकर रखें देश को। व्हेन द एग्जीक्यूटिव नीड्स मनी फॉर द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, जब भी गवर्नमेंट को बिजनेस के लिए जरूरत होगी, इट प्रिपेयर्स द बजट एंड गेट्स इट्स पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, यानी कि गवर्नमेंट बजट पास करेगी और क्या करेगी साथियों, लेजिस्लेचर इसको पास करेगा। द एग्जीक्यूटिव अपॉइंट्स द जजेस इन कंसल्टेशन विद द सीजीआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो क्या करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में जजों का अपॉइंटमेंट करेंगे। आगे देखते हैं जुडिशरी एंड इट्स फंक्शन। इट मेक्स श्योर दैट द लॉज आर इन्फोर्स्ड प्रॉपर्ली, लॉ अच्छे तरीके से इन्फोर्स हो। इट पनिश द ऑफेंडर्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, यानी कि न्यायपालिका का जो काम है वो क्या है, वो कानून को अच्छे तरीके से लागू करना है, ऑफेंडर्स को सजा देना है, अपराधियों को सजा देना है। द जुडिशरी परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। द जुडिशरी हैज द सोल पावर ऑफ इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार जो है वो किसके पास है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास है। द जुडिशरी इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यानी कि संवैधानिक संविधान का व्याख्या करने की जो अधिकार है वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। इट सेटल्स द डिस्प्यूट बिटवीन द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, यानी कि सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में जो भी डिस्प्यूट प्यारे बच्चों हो रहे हैं उसको सोल्यूट करने का पास भी किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। इट आल्सो प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स, ये आपका फंडामेंटल राइट को भी प्रोटेक्ट करता है। और प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द लीगल पोजिशन ऑफ एनी मैटर, यानी कि किसी भी मुद्दे पर राष्ट्रपति साहब को सलाह भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज, द वर्ड फ्रेंचाइज रेफर्स टू द राइट टू कास्ट वोट एंड इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि चुनावों में अपना वोट डालने का अधिकार आपको होगा। व्हेन ऑल अडल्ट सिटीजन्स आर प्रोवाइडेड विद द राइट्स टू फ्रेंचाइज और वोट, यानी कि जब भी अडल्ट लोग अपने फ्रेंचाइज और वोट का प्रयोग करते हैं देन इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इसी को हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से जानते हैं। भारत में 18 ईयर्स से ऊपर के लोग इस इलेक्शंस में भाग लेते हैं। दिस मीन्स दैट सिटीजन्स कैन चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव इन एन इलेक्शन, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको एक डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन में अपॉइंट किया जाता है। द वोट इनेबल्स द सिटीजन्स टू इलेक्ट देयर लीडर,
to govern the country and can replace them due to disqualification, dissatisfaction originating from their poor performance in the next elections, यानी कि अगले चुनावों में भाग लेने का अधिकार होगा। आगे देखते हैं। The basis of universal adult franchise is one person one vote, यानी कि एक व्यक्ति की एक वोट मानी जाएगी। This has been done to ensure political equality in the country, यानी कि कंट्री में political equality का माहौल होगा। और इन इंग्लैंड में people struggled hard to get universal adult franchise. In the beginning, franchise was limited up to the landholders whose properties yielding an annual rent revenue to 40 shillings. Slowly, franchise was extended to common people, but women were excluded from their right to franchise. यानी कि पहले वोट डालने का जो अधिकार था बच्चों, वो केवल और केवल पैसे वाले लोगों को हुआ करता था, फिर आम लोगों के पास आया, लेकिन वुमेन्स तब भी इससे वंचित थी, डिप्राइव्ड थी। इन इंग्लैंड में वुमेन वर गिवन टू राइट टू वोट इन 1928 ओनली, यानी कि 1928 में वुमेन्स को वोट डालने का अधिकार दिया गया। ऑन 10 दिसंबर 1948 द यूनाइटेड नेशन अडोप्ट, यानी कि यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स को। और इन आर्टिकल 21 ऑफ द डिक्लेरेशन द फ्रेंचाइज इज डिफाइंड एज ए ह्यूमन राइट, यानी कि वोट डालने का अधिकार क्या है बच्चों, एक फंडामेंटल एक ह्यूमन राइट काउंट होगा आर्टिकल 21 के रिगार्डिंग। आगे बढ़ते हैं। एंटी आर्बिट्रेड स्ट्रगल, यानी कि कुछ दो फोटोज आपके सामने लगी हुई है, ये नेल्सन मंडेला जी हैं और ये अब्राहम लिंकन हैं। Apartheid refers to the policy of racial discrimination. Apartheid was a state-supported system of discrimination has been participated in US as well as in South Africa. लेकिन जो भेदभाव जनित जो व्यवस्था थी उसमें आपका अमेरिका और साउथ अफ्रीका में इसके खिलाफ आवाज उठाई गई। अंडर Apartheid, the black South Africans were denied फंडामेंटल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड लिबर्टीज, यानी कि फंडामेंटल और पॉलिटिकल राइट्स और लिबर्टीज को क्या किया गया, बढ़ावा देने के लिए लड़ाई यहाँ पर लोगों ने चलाई। They continued their struggle for a long time against the policy of racial discrimination both in US and South Africa. US और साउथ अफ्रीका दोनों में ये लड़ाइयाँ चली। President Abraham Lincoln of the USA was instrumental in abolishing slavery that prevailed in southern states of America. इन साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला एंड हिज पार्टी और उनकी पार्टी ने द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस हैड बीन कैरिंग ऑन द एंटी एफिलिएटेड स्ट्रगल, और उन्होंने एंटी एफिलिएटेड स्ट्रगल यहाँ पर किया। In June 1964, Nelson Mandela and 7 other people were sentenced to life imprisonment. He was released from jail in फरवरी 1990 आफ्टर 27 ईयर, यानी कि 27 साल बाद उनको जेल से रिहा किया गया। द सिस्टम ऑफ एपरेटेड और सोशल डिस्क्रिमिनेशन came to an end in South Africa with first free multi-party elections in 1994. Nelson Mandela won the elections and became the first president of independent South Africa. और नेल्सन मंडेला जी ने देश के लिए लड़ाई की बच्चों, और 27 साल जेल में रहने के बाद वो स्वतंत्र अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने। चलिए साथियों, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं हम।